Welcome students. Let me start with biodiversity. Yesterday's chapter and patterns of biodiversity. Patterns of biodiversity. What do you mean by patterns of biodiversity? क्या मीनिंग है इसका? Is biodiversity uniform throughout the world? क्या आप समझते हैं ऐसा कि जो बायोडाइवर्सिटी है इट इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो आंसर विल बी नो. कुछ इंटरेस्टिंग ग्रेडियंट्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, जिनके अनुसार बायोडाइवर्सिटी वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एंड द फर्स्ट पैटर्न इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स. लैटिट्यूड, अब ये ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स तो नहीं हैं, बट फिर भी हमें कुछ अंडरस्टैंड करना होगा. लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स मीन्स हम लेते हैं इक्वेटर. इक्वेटर ऑफ अर्थ एंड poles. What do you think? Biodiversity will be more on the equator or more on the poles? क्या ग्रेडियंट आपको लग रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ले रहे हैं तो हम इसमें देख रहे हैं कि इक्वेटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पर यूजुअली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स होंगे या होते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर और नियर द इक्वेटर. इक्वेटर के नज़दीक या इक्वेटर पर जो बायोडाइवर्सिटी है इट इज मैक्सिमम. As we go towards poles, हम poles की तरफ जाते हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी है it goes on decreasing. poles की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज करती है. तो पहला पैटर्न हम देखना है कि इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर towards poles. यानी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होगी इक्वेटर पर, और एज वी मूव टुवर्ड्स पोल्स, पोल्स की तरफ हम मूव करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग. इसका एक डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा, डिक्रीजिंग पैटर्न होगा. अब जो लैटिट्यूडनल रेंज है इक्वेटर पर, लैटिट्यूडनल रेंज 23.5 डिग्री एन टू 23.5 डिग्री एस, नॉर्थ टू साउथ. ये ज्योग्राफिकल एंगल्स हैं जो हमें सिर्फ लर्न करने होंगे. अगर हम इस रेंज में देख रहे हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होगी, बायोडाइवर्सिटी की मात्रा ज़्यादा होगी. और जैसे ही हम ट्रॉपिकल की तरफ जाएंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे, टेम्परेट की तरफ जाएंगे, पोलर एरिया की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगी. बिकॉज जो पोल्स हैं दे आर टेम्परेट और ये भी टेम्परेट पोल्स है ना. तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं या ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं, रेन फॉरेस्ट भी छोड़िए, ट्रॉपिकल कंडीशंस आप लिख दीजिए. ट्रॉपिकल कंडीशंस मीन्स टेम्परेचर रेंज ज़्यादा है. तो यहाँ पर जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू टेम्परेट कंडीशन, बायोडाइवर्सिटी विल बी मोर.
अब वो एग्जाम्पल दे के आपको बता रहा है एनसीईआरटी बुक से आपकी, कोलंबिया जो है अमेरिका में, साउथ अमेरिका में कोलंबिया, दिस कोलंबिया इज लोकेटेड नियर दिस इक्वेटर। कोलंबिया जो है वो इक्वेटर पर है, तो यहाँ पर बर्ड्स की लगभग 1400 बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं। What is the number of bird species in Colombia? It is about 1400, 1400 बर्ड स्पीसीज। और कोलंबिया कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड नियर इक्वेटर, ये इक्वेटर के पास में है। बट अगर हम न्यूयॉर्क को देख रहे हैं, न्यूयॉर्क इट इज एट 41 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम द कोलंबिया। कोलंबिया से 41 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क में जो बर्ड स्पीसीज हैं इट इज अबाउट 105। तो सी द डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस देखिए कि कोलंबिया जो कि ट्रॉपिक्स में है, ट्रॉपिकल एरिया में है, वहाँ पर नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज इज 1400, 1400 बर्ड स्पीसीज हैं। और न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री नॉर्थ में है फ्रॉम द कोलंबिया, यहाँ पर केवल 105 बर्ड स्पीसीज हैं। तो यू सी द ग्रेडियंट कि जैसे हम मूव कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो स्पीसीज, बर्ड स्पीसीज डिक्रीज हो रही हैं। सेम इज द केस विद इंडिया। इंडिया में भी ऐसे है। आप ये ग्रेडियंट देखिए कि जो ट्रॉपिकल एरियाज में है वहाँ पर बर्ड्स की स्पीसीज बहुत ज़्यादा है, 1200, और जैसे हम दूर जा रहे हैं टेम्परेट कंडीशंस की तरफ, तो बर्ड स्पीसीज कम हो जाते हैं। अमेज़न का एग्जांपल वो दे रहा है, अमेज़न, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब देखिए इसमें क्या है, जो अमेज़न है, अमेज़न बड़े फेमस रेन फॉरेस्ट हैं अमेज़न। यहाँ पर लगभग 4000 के लगभग प्लांट स्पीसीज मिलती हैं हमें। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं अमेज़न नियर द इक्वेटर। तो यहाँ पर प्लांट स्पीसीज की जो नंबर है इट इज अबाउट 40,000 ब्रदर, 40,000। प्लांट स्पीसीज। जबकि अगर हम टेम्परेट कंडीशंस की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर इतनी स्पीसीज नहीं होंगी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में वो डाटा दे रहा है आपको, प्लांट स्पीसीज हैं 40,000, फिश हैं 3,000, बर्ड्स हैं 13,000। ये डाटा नोट कर लेंगे आप कि यहाँ पर प्लांट स्पीसीज हैं 40,000, बर्ड्स नोट करेंगे, नोट इट डाउन, बर्ड स्पीसीज 1,300, fish 3,000 and mammals 427, amphibians 378। तो देखिए कितना रेंज में डिफरेंस है यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, अब ये तो हो गया कि द फर्स्ट ग्रेडियंट, कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, और इस लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में आपने क्या पाया है कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज है इट इज मोर एट द इक्वेटर एंड लेस टुवर्ड्स पोल्स, पोल्स पर कम है। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है कि ट्रॉपिकल कंडीशंस में या ट्रॉपिकल एरियाज में रीजन वाई
बायोडाइवर्सिटी इज मोर एट इक्वेटर, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। वो तो डाटा से रिलेटेड कोई 1 मार्क्स में आ जाएगा कि बर्ड्स कितने हैं, फिश कितने हैं, ये आपको लर्न करना होगा। आप बुक की हेल्प लीजिए और इनको कर लीजिएगा, इसमें तो मेरे बताने समझाने का नहीं है ज़्यादा। बट एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि वाई बायोडाइवर्सिटी इज मोर एट द इक्वेटर्स, और इक्वेटर पर आपको यू नो कि जो कंडीशंस हैं दे आर ट्रॉपिकल, गर्म हैं। तो फिर वहाँ पर क्या कारण हो सकता है कि पॉपुलेशन या बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है? इसके लिए 3 हाइपोथेसिस प्रपोज की गई हैं। जो इकोलॉजिस्ट्स हैं, इकोलॉजिस्ट्स हैव proposed 3 hypotheses to explain reason of more biodiversity at equator। ट्रॉपिकल कंडीशंस में बायोडाइवर्सिटी के ज़्यादा होने का कारण इकोलॉजिस्ट 3 हाइपोथेसिस से बता रहे हैं। जो पहली हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस मींस कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, एक प्रपोज्ड व्यू है कि वहाँ इस वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा होती होगी। और पहला क्या है, पहली हाइपोथेसिस क्या है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पर स्पीशिएशन इज मोर फ्रीक्वेंट। व्हाट डू मीन बाय स्पीशिएशन? क्या होता है स्पीशिएशन? स्पीशिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज का बनना, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन। तो स्पीशिएशन इज मोर फ्रीक्वेंट एट इन ट्रॉपिक्स। नई स्पीसीज ज़्यादा बनती हैं, मोर फ्रीक्वेंट है स्पीशिएशन इन ट्रॉपिक्स। तो ऐसा क्यों हो सकता है? देखिए थिंकिंग ये है, ये थिंकिंग है, कोई इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं दे आर अनडिस्टर्ब्ड। ट्रॉपिकल कंट्री जो एरियाज हैं, पहला व्यू क्या कहता है कि ट्रॉपिकल एरियाज आर अनडिस्टर्ब्ड फॉर लॉन्ग टाइम। काफ़ी लंबे समय से जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वो अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं, जबकि टेम्परेट जो एरियाज हैं, टेम्परेट क्लाइमेट्स जो हैं दे आर डिस्टर्ब, उनमें लगातार चेंजेस होती रहती हैं। तो जो ट्रॉपिक्स हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से अनडिस्टर्ब्ड हैं। तो अनडिस्टर्ब रहने पर एवोल्यूशन के प्रोसेस को बहुत टाइम मिल जाता है, देयर इज एनफ एवोल्यूशन, और उसी एवोल्यूशन में हम कवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। क्योंकि एरिया अनडिस्टर्ब है, इवोल्यूशन के होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या होता है, इट लीड्स टू मोर स्पीशिएशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मोर स्पीसीज। और जब स्पीशिएशन होगा तो न्यू एंड न्यू स्पीसीज आर फॉर्म। तो नई स्पीसीज बनने की वजह से क्या होगा, वहां पर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि व्हाट इज फर्स्ट हाइपोथेसिस, कि जो ट्रॉपिक्स हैं या इक्वेटर एरिया है, ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं,
वहाँ पर स्पीशिएशन ज़्यादा होती है, देयर इज मोर स्पीशिएशन। हाउ विल यू डिफाइन स्पीशिएशन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज का बनना। तो नई स्पीसीज क्यों बन रही हैं? बिकॉज इवोल्यूशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। चेंजेस होंगी, वेरिएशंस होंगी, स्पीसीज को उनको मौका मिलेगा, तो इससे नई वेरिएशंस वहाँ पैदा होंगी और इनसे जो नई स्पीसीज पैदा हो रही हैं, नई स्पीसीज इंक्रीज कर रही हैं, दे ऐड टू बायोडाइवर्सिटी। तो इससे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम टेम्परेट कंडीशंस में जा रहे हैं, टेम्परेट कंडीशंस में कोई इतना मौका नहीं मिलता, कोई इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती एवोल्यूशन को और नई स्पीसीज के फॉर्मेशन को। सेकंड जो हाइपोथेसिस कहते हैं वो ये प्रपोज करते हैं निश स्पेशलाइजेशन। व्हाट इज निश? हैबिटेट और निश, ये दो वर्ड्स मैंने क्लियर किए थे आपको। ये हैबिटेट इज नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के जो रहने का जगह है वो उसका हैबिटेट है, एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बट निश इज इट्स प्रोफेशन। वहाँ रह करके वो, अब मैंने बोला था कि पेड़ के ऊपर भी बर्ड्स रह रहे हैं, हैबिटेट इज सेम। पेड़ है, उसके नीचे लिटर फॉल हो रहा है, पत्तियां झड़ रही हैं, उसमें भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे, हैबिटेट में तो कोई चेंज नहीं है, हैबिटेट इज सेम, बट निश डिफरेंट हो रही हैं। जो बर्ड्स रह रहे हैं दे आर फ्रगविवोरस, फ्रूट्स खाने वाले हैं, और जो नीचे इंसेक्ट्स हैं या डेट्रीवोर्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, अर्थवॉर्म हैं, दे आर डेट्रीवोर्स। तो निश अलग अलग हो गई। तो यहाँ पर मैंने क्लियर किया है कि निश क्या है। अब निश का स्पेशलाइजेशन, अगर कंडीशंस ट्रॉपिकल हैं, अगर कंडीशंस ट्रॉपिकल हैं मतलब वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो निश के स्पेशलाइज होने में ज़्यादा बेटर चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सीजनल वेरिएशंस भी नहीं हैं। ट्रॉपिक्स में क्या है? ट्रॉपिक्स हैव नो सीजनल चेंजेस। थोड़ी बहुत होंगी बट प्रोमिनेंट नहीं है, नो प्रोमिनेंट चेंजेस। प्रोमिनेंट मीन्स बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होती। तो जो निश वहाँ बन रहा है that becomes specialized, और स्पेशलाइज्ड निश में किसी भी ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बेटर कंडीशंस मिलती हैं, तो इट गिव राइज टू न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज वहाँ बन जाती हैं। और तीसरा है, तीसरी जो हाइपोथेसिस है कि क्यों वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, जितने भी ट्रॉपिकल्स हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स, वहाँ पर क्या है? हाई रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। दे हैव हाई रेट ऑफ, क्योंकि वहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा है, वेजिटेशन ज़्यादा है। अगर दोनों ज़्यादा हैं, वेजिटेशन भी मोर है, सोलर एनर्जी भी मोर है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी कि नहीं? और जो प्रोडक्टिविटी है, अल्टीमेटली ये प्रोडक्टिविटी ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंज्यूमर्स। उनको मिल जाएगी कंज्यूमर्स को, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, टर्शरी कंज्यूमर्स को। तो हाई प्रोडक्टिविटी होने के कारण देयर आर मोर चांसेस टू डेवलप न्यू एंड न्यू स्पीसीज विच इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। पहला इसमें पैटर्न में एक्सप्लेन किया गया था कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है कहाँ पर? वेयर? एट द इक्वेटर इन कंपैरिजन टू पोल्स। पोलर रीजन पे टेम्परेट होते हैं, ठंडे होते हैं, सीजनल वेरिएशंस
ज़्यादा हो रही हैं तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पुअर है। बट इक्वेटर पर टेम्परेचर ज़्यादा है, वेजिटेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, मोर है। अब क्यों ज़्यादा है, इसकी 3 हाइपोथेसिस दी गई हैं। पहली है कि स्पीसिएशन जो है फ्रीक्वेंट है ट्रॉपिकल कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पर सीजनल वेरिएशंस नहीं हैं, कांस्टेंट एनवायरनमेंट मिल रहा है, चांसेस ऑफ एवोल्यूशन मोर हैं। और एवोल्यूशन क्या करता है, एवोल्यूशन रिजल्ट्स इन स्पीशिएशन रिजल्ट्स इन एवोल्यूशन, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नई स्पीसीज का बनना मीन्स टू फॉर्म more and more groups of organisms which increase biodiversity। ये पहली हाइपोथेसिस थी। सेकंड हाइपोथेसिस है कि निश स्पेशलाइजेशन है, सीजनल वेरिएशंस हैं नहीं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही टाइप के उसी हैबिटेट में अपने अपने निश को स्पेशलाइज करते हैं, इंक्रीज देयर नंबर एंड इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। ट्रॉपिकल रीजन्स में प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम और प्रोडक्टिविटी इज हाई। इसका रीजन क्या है कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल हो रही है। दिस सोलर एनर्जी रिजल्ट्स इन मोर प्रोडक्टिविटी। और ये जो प्रोडक्टिविटी है कौन यूज करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो नेचुरली वहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ फॉर्म्स इंक्रीज होगा। तो ये 3 हाइपोथेसिस एक्सप्लेन कर रही हैं कि व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज रिच इन ट्रॉपिकल एरियाज। यानी कि इनडायरेक्टली जो प्रोडक्टिविटी है वो रिस्पॉन्सिबल हो रही है फॉर इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी। तो ये पहला पैटर्न था। इसमें एग्जांपल्स दे करके आपको बताया गया है कि कोलंबिया में क्या पोजीशन है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में क्या पोजीशन है। तो पहला पैटर्न से हमें क्लियर हो गया कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, दोनों रीजंस हमें पता लग गए हैं। सेकंड जो पैटर्न है इट इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। एक इकोलॉजिस्ट हुए हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। पूरा नेम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इसने इस पैटर्न पर काफी वर्क किया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज एंड एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन। किस पर वर्क किया है, स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एरिया एक्सप्लोर। देखिए जब हमें स्पीसीज डाइवर्सिटी को देखना है तो हमें मोर एंड मोर एरिया वी आर टू एक्सप्लोर, उसको हमें एक्सप्लोर करना होगा, पता लगाना होगा कि कहाँ कहाँ बायोडाइवर्सिटी है। तो हम्बोल्ट ने स्पीसीज और एरिया डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को स्टडी किया था और स्टडी करके ये पाया था, ये पता लगाया था या कंक्लूजन निकाला था कि किसी खास रीजन में विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस। What do you mean by species richness? Number of species. Species richness increases. Increase होती है with increase in explored area up to certain
लिमिट। क्या कहा था हमबोल्ट ने कि जो स्पीसीज रिचनेस है, अगर हम किसी एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है, तो उस पैटर्न में बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी किसके साथ? जितना ज्यादा एरिया हम एक्सप्लोर करेंगे। मोर द एरिया एक्सप्लोर्ड, मोर इज द स्पीसीज रिचनेस। और लेकिन ये अप टू सर्टेन लिमिट होगी। यहां पर कोई लिमिटिंग फैक्टर जरूर उन्होंने लगा दिया है कि ये बात जो है अप टू सर्टेन लिमिट ही ठीक है। अब आप जो स्पीसीज रिचनेस का है वो किसी भी टेक्सा के लिए ऑब्जर्व कर लो। टेक्सा का मीन्स कोई भी टेक्सोनॉमिकल ग्रुप, कोई प्लांट का ले लो, आप एनिमल का ले लो, किसी बर्ड का ले लो, किसी का भी आप ये ऑब्जर्वेशन लें, ये हमेशा लॉग स्केल पर एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी आपको। अगर इसको लॉग स्केल पर लेंगे तो इट बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन मैंने लॉग स्केल से उन्होंने अपने ग्राफ में शो कर रखी है, लॉगरिथमिक स्केल पर। तो इसको किस इक्वेशन से शो करें? ये जो इक्वेशन से शो की जा रही है, इक्वेशन है log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, जहां पर ऑन लॉगरिथमिक स्केल स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो है इट इज ए स्ट्रेट लाइन गिवन बाय द इक्वेशन log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। यहां पर s क्या है? इट इज स्पीसीज रिचनेस, a is area explored, z जो है इट इज स्लोप ऑफ द लाइन, कि स्लोप कितना है या स्ट्रेट लाइन है, स्लोप ऑफ द लाइन। c is y इंटरसेप्ट, ये टर्म्स मैथमेटिक्स की हैं। एंड वैल्यू ऑफ z, ये z क्या है? स्लोप है। और जो वैल्यू ऑफ z उन्होंने दी है c is y इंटरसेप्ट, इनको आप एज सच ही लर्न करें। और अगर वो जनरल ग्राफ शो करता है तो इट बिकम्स ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन अगर इसको हम लॉग स्केल से शो कर रहे हैं तो इट बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। इस स्ट्रेट लाइन को हम एक इक्वेशन से शो कर सकते हैं। ये हमबोल्ट ने दी है इक्वेशन, एंड द इक्वेशन इज log s इज इक्वल टू दिस log c प्लस z log a, where s species richness कर रहा है, a is equal to area, z is the slope of the line, c is the y intercept। अब आ जाती है कि इस वैल्यू ऑफ z जनरली अगर हम एक लिमिटेड एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ z जो है इट लाइज विद इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.2। अगर हम लिमिटेड एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहां पर z की वैल्यू क्या होगी? 0.1 टू 0.2। लेकिन हम बहुत बड़ा एरिया अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं, लार्ज एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ z बिकम्स 0.6 टू 1.2। अब कई बार वो एमसीक्यूज में आपको दे देते हैं कि इन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, इसको ग्राफ से शो किया गया है। एक तरफ दिखाया है, देखिए, ऑन वन एक्सिस इज एरिया एक्सप्लोर्ड, ऑन अदर एक्सिस इज स्पीसीज रिचनेस। और आप देख रहे हैं कि जो स्पीसीज रिचनेस है वो इंक्रीज कर रही है, बट अप टू सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक इंक्रीज कर रही है, उसके बाद ये स्टेबल हो गई है, आगे बढ़ नहीं रही है। एक्सिस के देखिए पहले जा रही है, इट इंक्रीजेस अप टू सर्टेन लिमिट, यही उसने कहा था। और अगर हम इसको लॉग स्केल से शो कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन क्या दे देते हैं कि इन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ और कर्व वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 0 रेंजेस बिटवीन 0.1 एंड 0.2।